हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो सेशन में हम एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस का ये आपका राइट टू नो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर यह वीडियो आधारित है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे अगर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप अपने सिलेबस को जानिए। अगर आपका सिलेबस आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो गया है, आपको याद है, आपको पता है, तो आपकी जो पढ़ने की और समझने की चीज़ें होंगी वो इजी हो जाएंगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में बना, ये आपको पता होना चाहिए। ये 2005 का अधिनियम है, इसका नाम है सूचना का अधिकार अधिनियम। इंग्लिश में इसको आरटीआई बोलते हैं, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। यह आपका जो अधिनियम है ये 15 जून को इनेक्टमेंट हुआ था, इनेक्टेड हुआ 15 जून 2005 को। और उसी दिन, उसी समय कुछ इसकी प्रोविजंस लागू हो गए थे, बाकी प्रोविजंस लगभग 4 महीने बाद लागू किया गया था। ठीक है, उसमें आप जब आरटीआई के बैरेक्ट को पढ़ेंगे, जब कानून पढ़ेंगे, अधिनियम पढ़ेंगे, तो उसमें फिक्स डेट नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है कि 15 जून 2005 को यह बन गया और उसी क्षण कुछ प्रावधान इसके लागू हो गए। बाकी के प्रावधान जो थे, मतलब कि आरटीआई पूर्ण रूप से 120 दिन बाद लागू हुआ। ठीक है, अब इसमें हमें देखना ये है कि इसकी एक सामान्य अवलोकन देखना है, जैसे जनरल रिव्यू बोल सकते हैं आप, यह सामान्य अवलोकन है। फिर विधि शास्त्रीय पहलू में आप देखेंगे स्वतंत्रता, न्याय और कानूनी अधिकारों की अवधारणा। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है सूचना के अधिकार का प्रमुख विशेषताएं। सूचना के अधिकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये आपका पॉइंट है। सिलेबस की बात हो रही है और सूचना का अधिकार और सार्वजनिक प्राधिकरण आपका नेक्स्ट पॉइंट। फिर केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग होता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बोलते हैं, इसका गठन और इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा सेक्शन 12 में, आरटीआई एक्ट के सेक्शन 12 में केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में बात किया गया है। और जो आपका राज्य सूचना आयोग है, तो राज्य सूचना आयोग के गठन वगैरह के बारे में बात किया गया है सेक्शन 15 में। ठीक है, धारा 15 में राज्य सूचना आयोग है और धारा 12 में केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में है। उसके बाद आयोगों की शक्तियाँ और कार्य के बारे में बात किया जाता है। तो आयोग की जो शक्ति होगी, जो इसका कार्य होगा, ये आपको आरटीआई के सेक्शन 18 में मिलेगा। 18 है, अंडर सेक्शन 18 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशंस हैज़ बीन प्रोविजन। ठीक है, तो सूचना के अधिकार ये हो गया। उसके बाद आपका आयोगों की शक्ति और कार्य हो गया। फिर अपील और दंड की भी बात की गई है। अगर हम अपील की बात करते हैं तो अपील सेक्शन 19 में है, अंडर सेक्शन 19 ऑफ आरटीआई, वहाँ पर आपके अपील का प्रावधान किया गया है। जब आप आर्टिकल 19 पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको अपील के बारे में प्रावधान मिलेगा। फिर आरटीआई और अन्य कानून के बारे में, तो देखिए जो सूचना का अधिकार है, सूचना के अधिकार के साथ साथ अन्य कानून के बारे में जानना इसलिए जरूरी है कि सूचना के अधिकार में कुछ अपवाद भी हैं जिनकी सूचना आपको नहीं दी जा सकती है। उससे रिलेटेड कुछ कानून हैं, कुछ अधिकार मतलब अधिनियम है जो यहाँ पर दिया गया है, जैसे आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 और परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, साथ ही साथ न्यायालयों की अवमानना 1971। कुछ बातें हैं जो आपको जिसकी जानकारी दी जा सकती है और कुछ बातों की जानकारी आपको नहीं दी जा सकती। साथ ही साथ आप देखेंगे आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसको सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कहा जाता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को भी आरटीआई के साथ जानना जरूरी होता है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन मिलता है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी मिलता है,
वह हमको ईमेल के माध्यम से मिल सकता है, ऑडियो वीडियो के माध्यम से मिल सकता है। तो इन बातों को हम जानेंगे तभी आरटीआई एक्ट को भलीभांति जान पाएंगे। ये आपकी बात होगी। और उसके बाद आप देखेंगे आरटीआई और न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करता है। जुडिशियल एक्टिविज्म में भी आप जानेंगे कि भाई जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका ने आरटीआई के क्षेत्र में क्या मतलब उसकी सक्रियता है, उसने क्या किया है, कौन से प्रावधान रहे हैं, उन्होंने ऐसा कौन सा गाइडलाइंस दिया है, क्या दिशा निर्देशों में दिया है, ये बात हो गया। और आरटीआई और राज्य मतलब जो गवर्नमेंट होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं, उनके क्या ड्यूटीज़ होते हैं, क्या लाइबिलिटीज़ होते हैं, ये सारी बातें। उसके बाद मीडिया और आरटीआई, आज के वर्तमान समय में मौजूदा हालात को देखा जाए तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मीडिया के माध्यम से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को जानते हैं, जान लेते हैं। जैसे आपका न्यूज़पेपर हो गया, सोशल मीडिया पे आपको तमाम से यूट्यूबर्स होते हैं, यूट्यूब के माध्यम से तमाम से ऐसे न्यूज़ चैनल्स होते हैं जहाँ से वहाँ से आपको सूचना मिल जाती है। और उसके साथ ही साथ आप आर्टिकल, भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 और 21 को भी जानेंगे। तो देखिए 19 में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात किया गया है, वहाँ पे भी बोलने के अधिकार की बात है, और साथ ही साथ उसमें जानने का भी अधिकार शामिल है। और 19 के साथ आपको आर्टिकल 21 को भी जानना है, जिसमें सूचना का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, दैहिक स्वतंत्रता है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। तो इन सारे अधिकारों के साथ साथ अनुच्छेद 21 में सूचना के अधिकार की भी बात की गई है, जो कहीं न कहीं इस बात को दर्शाता है कि न्यायिक सक्रियता का भी इसमें अहम भूमिका है। तो आइए यहाँ हम इसके सिलेबस को समझने के बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी रह गई हैं जिनको हम समझेंगे। जैसे एक सामान्य अवलोकन की बात हो गई, तो सामान्य अवलोकन में होता क्या है कि अगर किसी लोकतांत्रिक देश को सही ढंग से सुचारू रूप से चलने के लिए या लोकतांत्रिक देश को चलाने के लिए जरूरी है कि देश में पारदर्शिता हो और नागरिकों को सूचना का अधिकार हो। कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार की यदि सूचना चाहता है, अगर उसको चाहिए होता है कि नहीं मुझे इस बात की जानकारी चाहिए, या मान लीजिए जैसे कोई वैकेंसी आती है, कोई भर्ती होता है, तो उस भर्ती में कितने लोगों की भर्ती हुई, कितने लोगों की नहीं हुई, और इसमें कितना सीट है, कितनी सीटें वैकेंट हैं, अगर कोई व्यक्ति इस बात की जानकारी चाहता है, इंफॉर्मेशन चाहता है, तो उसको इंफॉर्मेशन दिया जाना चाहिए। इस अवधारणा के साथ ये जो आपका सूचना के अधिकार की अवधारणा है, इसको अस्तित्व में लाया गया। विधिशास्त्रीय पहलू में तमाम से ऐसे विधिशास्त्री भी हुए जिनका यह मानना है कि भाई किसी भी कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राज्य के नागरिकों को, राज्य के जो निवासी हैं, जो वासी हैं, आदिवासी हैं, उनको अगर वो चाहें तो राज्य सरकार से संबंधित राज्य सरकार के विभाग, यानी कि जो भी शासकीय विभाग हैं, विभागीय जानकारियां हैं, उसको वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो तभी तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती है। अदरवाइज एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का कल्पना करना सिर्फ कल्पना ही होगा, वह सच में या जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देगा। क्योंकि जब व्यक्ति को जानने का ही अधिकार नहीं होगा तो फिर उसके पास अधिकार किस बात की होगी। जो सरकारें हैं या जो विभाग हैं या जो प्राधिकरण है या जो अधिकरण है, ये कोई कार्य करते हैं या नहीं करते हैं, कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर उसके बारे में जानकारी ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर जब आम नागरिकों को किसी बात की जानकारी ही नहीं है तो इसका मतलब कि उसका अधिकार ही किसी बात का नहीं है, उसके अधिकार का हनन हो रहा है। इसलिए सूचना का अधिकार का होना व्यक्ति के अधिकार में बहुत ज़रूरी है। जैसे मानव के अधिकारों में सूचना का अधिकार भी आवश्यक है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपके सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 है, उसकी प्रमुख विशेषता क्या है। इसकी विशेषता यही है कि यह हर व्यक्ति को सूचना के अधिकार का हक प्रदान करता है। उन्हें हक होता है, उन्हें अधिकार होता है कि वो जो ऐसी सूचना है जिनका प्रकाशन किया जा सकता है, जो प्राप्त या प्रदान किया जा सकता है, जिन्हें निर्गत किया जा सकता है,
वो करे। जो कुछ एक्सेप्शनल है, जैसे जो अपवाद स्वरूप जानकारियां हैं, जो कॉन्फिडेंशियल हैं, गोपनीय हैं, उन्हें तो सूचना के अधिकार के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है। बट जो सूचना के अधिकार के अंतर्गत शामिल हैं उन्हें किसी भी व्यक्ति को जानने का अधिकार है। तो यह कार्य सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का जो अधिनियम है इसके माध्यम से किया जाता है। यह इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है। साथ ही साथ यह सूचना आयोगों की स्थापना करती है, जैसे एक केंद्रीय सूचना आयोग है, एक राज्य सूचना आयोग हो गया, और इसके नीचे स्तर पर भी सूचना के अधिकरण होते हैं, अधिकारी होते हैं, जिनको आप कमीशंस बोल सकते हैं, या अधिकारी होते हैं, सूचना अधिकारी कहा जाता है, जन सूचना अधिकारी बोलते हैं। वो लोकल स्तर पर होते हैं, विभागीय स्तर पर होते हैं, जैसे जिले स्तर में हो गए, और बड़े बड़े संस्थाएं हैं जैसे विश्वविद्यालय हो गए, महाविद्यालय हो गए, आपका जिले स्तर पे जो आपका तहसील हो गया, इस स्तर पे वहाँ पे भी जन सूचना अधिकारी होते हैं, और उनका भी यह कर्तव्य होता है कि यदि कोई व्यक्ति, कोई नागरिक उनसे किसी प्रकार की सूचना चाहता है, किसी विभाग से रिलेटेड, किसी कार्य से संबंधित, किसी बात से संबंधित वह किसी प्रकार की सूचना चाहता है, तो उनको 30 दिन के अंदर उस बात की जानकारी उन्हें देना होता है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दें, चाहे ईमेल के माध्यम से दें, चाहे चिट्ठी लिख करके दें, चाहे ऑडियो वीडियो के माध्यम से दें, चाहे हार्ड कॉपी पेपर के माध्यम से दें, चाहे वो बुक लॉक्स हो सकता है। मतलब इन सभी जो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, ऑनलाइन माध्यम से भी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, और ऑफलाइन माध्यम से यानी कि पेपर के माध्यम से लिखने पढ़ने जो दस्तावेज होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है, उसके माध्यम से भी सूचना देना उनका दायित्व होता है। और यदि किसी के जीवन से संबंधित है, किसी के स्वतंत्रता से संबंधित कोई ऐसी जानकारी है, तो उसको 48 घंटे के अंदर सूचना देना होता है, सूचना देने का दायित्व होता है। ठीक है, तो ये आपका प्रमुख विशेषताओं की बात हो गई। सार्वजनिक प्राधिकरण में, सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत जैसे हमने बताया अभी कि जो निचले स्तर पर या स्थानीय लेवल पर जो अथॉरिटीज़ हैं, जो अधिकारी होते हैं, तो सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत आ जाते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग हो गया, राज्य सूचना आयोग हो गया। आयोगों की शक्तियाँ और कार्य, इनके पास शक्ति होती है कि यह अगर कोई अधिकारी है, कोई जो स्थानीय लेवल के अधिकारी होते हैं, अगर ये अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करते हैं तो उस पर ये जांच करेंगे। उस जांच करने के उपरांत उन्हें विभागीय कार्रवाई करेंगे और उन्हें दंड दिया जाएगा। ये इनके पास शक्ति होती है, और इनका यह कार्य होता है कि अगर इनके पास किसी प्रकार का कोई अपील आता है या कोई शिकायत आता है, तो शिकायत को संज्ञान में लेकर के उसका जांच करना, और जांच करने के बाद निराकरण या उसका हल निकालना, निष्कर्ष पर पहुंचना। उसके बाद आपको देखना यह है कि जो आरटीआई है, आरटीआई के माध्यम से, जैसे यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि नहीं, हमको आधिकारिक गोपनीय बातों को जानना चाहता है, किसी विभाग की गोपनीय बातों को जानने के लिए अगर वो आरटीआई करता है, तो उन्हें आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के अंतर्गत इस बात से मना कर दिया जाएगा। इस बात का वहाँ पर प्रावधान किया गया है कि भाई आपको जो गोपनीय बातें हैं उससे सूचित नहीं किया जा सकता, उस बात की जानकारी आपको नहीं दी जा सकती है। साथ ही साथ संविधान का जो आर्टिकल है 19, जैसे 19 में बोलने का अधिकार है, और कहीं जाने का अधिकार है, व्यापार करने का अधिकार है, और इसी के अंतर्गत मीडिया का भी अधिकार है। इसी में मीडिया आती है अंडर आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसी में जो मीडिया का अधिकार है 19 में ही आ जाता है। तो मीडिया को भी कुछ बातों से बिल्कुल वंचित किया जा सकता है, गोपनीय रखा जा सकता है, मीडिया को भी नहीं दिखाया बताया जा सकता है। लेकिन अगर सूचना के अधिकार की बात करते हैं, जो बातें बताई जा सकती हैं, तो वो आर्टिकल 19 और 21 के अंतर्गत आ जाते हैं, 19 और 21 में। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि जैसे जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना है, तो सूचना की परिभाषा आपकी सूचना के अधिकार अधिनियम के धारा 2 के F में दिया हुआ है।
सूचना यानी कि किसी बात को जानने का अधिकार, किसी बात को जानना, नोटिस होना, उसकी जानकारी होना, ये आपका इन्फॉर्मेशन हो गया, धारा 2 के F में है। उसके बाद जो जानने का सूचना का अधिकार है, सूचना का अधिकार की परिभाषा 2 के G में किया हुआ है, जिसको आप बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि सूचना की अधिकार की परिभाषा अधिनियम के धारा 2 के J में दिया हुआ है। अब आप देखेंगे कि इसमें कुल चैप्टर 6 है और इसमें कुल धाराएं 31 हैं और अपील की बात जो है सेक्शन 19 में की गई है और जो इंफॉर्मेशन कमीशन हैं उसकी शक्तियां और उसके कार्य के बारे में धारा 18 में बताया गया है और धारा 15 में स्टेट कमीशन के गठन की बात की गई है। गठन कैसे होता है? स्टेट कमीशन जो है, स्टेट कमीशन का गठन यानी कि उसकी स्थापना, इसका कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ का गवर्नर करेगा यानी कि राज्यपाल करेगा। राज्यपाल करता है, एक कमेटी होती है, कमेटी में मुख्यमंत्री होते हैं और जो विपक्ष दल का नेता होते हैं वो होंगे और एक कैबिनेट मंत्री होते हैं। ये लोग मिलकर के एक कमेटी बनाते हैं और वो कमेटी जिनके लिए सिफारिश करती है गवर्नर से, तो गवर्नर जो है उसमें कमिश्नर की जो है नियुक्ति करता है। तो उसमें एक कमिश्नर होते हैं, बाकी अन्य कमिश्नर होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सेक्शन 15 में आपके स्टेट कमीशन का गठन होगा। इसका गठन या इसकी स्थापना या इसका निर्माण कर सकते हैं राज्यपाल करता है। और जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, जो केंद्रीय सूचना आयोग है, इसका गठन राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को सजेस्ट करते हैं या कह सकते हैं कि सिफारिश करते हैं, रिकमेंड करते हैं, प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री होंगे, एक लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के जो है नेता होते हैं, विपक्ष दल के नेता होते हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री होंगे। तो ये कमेटी बना करके राष्ट्रपति को जो है सिफारिश करते हैं कि किन्हें चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन बनाना है, मतलब कौन मुख्य कमिश्नर बनेगा। ठीक है, वो होगा और उसके अलावा अन्य कम से कम 10 कमिश्नर होते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं होंगे, तो 10 अन्य कमिश्नर होते हैं जिनसे मिल करके सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनता है। उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में विस्तार से प्रावधान धारा 3 में किया हुआ है और धारा 4 में जो पब्लिक अथॉरिटी होती है यानी कि लोक प्राधिकरण जिसको कहा जाता है, लोक प्राधिकरण के जो ऑब्लिगेशंस होते हैं, उनके जो दायित्व होते हैं, उनका जो कर्तव्य होता है, इसके बारे में आपकी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के धारा 4 में बताया हुआ है। तो ये एक सूचना के अधिकार से संबंधित छोटा सा संक्षेप में समराइज लेक्चर जो आपकी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमने तैयार किया हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी मददगार होगा। प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और अगले वीडियो में आपके नेक्स्ट पेपर को लेकर के हम फिर आएंगे। आपसे नेक्स्ट वीडियो सेशन में मुलाकात होगा। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।